नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, साथ साथ ट्वेल्थ केमिस्ट्री के लिए तो है ही, क्योंकि आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे फिजिकली क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं। तो आज एकदम ध्यान से देखिएगा, है ना। पॉइंट यहाँ पर आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जो इकाई सेल हम लोग अभी पढ़े हैं ना पिछले वीडियो में, तो जो इकाई सेल है उसका जो घनत्व है उसकी गणना करना सीखेंगे। साथ ही साथ उस इकाई सेल की कोरों की लंबाई ज्ञात करना सीखेंगे, उस इकाई सेल की आयतन ज्ञात करना सीखेंगे और उस इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल अभी समझ नहीं आएगा, जब हम लोग पॉइंट में जाएंगे तब आपको एक्चुअली में कम्प्लीटली समझ आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कि हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं। किसकी? इकाई सेलों में घनत्व की गणना, डेंसिटी की गणना, है ना। तो चलो, आप तो जानते हो मैं छोटी छोटी बातों से पहले जाता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो मान लो जाए मेरे पास दो पदार्थ हैं, ये एक और ये दूसरा परमाणु, ये भी परमाणु है ना। पदार्थ बोल सकते हैं सीधा। अब आप बताओ मुझे कि ये छोटा पदार्थ है, ये बड़ा पदार्थ है, किसका घनत्व ज़्यादा है, किसका घनत्व कम है। मान लीजिए एक ठोस है, द्रव है और गैस है। द्रव्य नहीं, द्रव और गैस है। किसका घनत्व ज़्यादा होता है, किसका घनत्व कम होता है? बोलेंगे तो ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है द्रव की अपेक्षा, है ना। द्रव का थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद गैस का घनत्व बहुत ही कम होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब मैं दो वस्तु के बारे में बात करता हूँ। अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्रिस्टल जालक पिछले वीडियो में, है ना। क्रिस्टल जालक क्या है, क्लियर है ना आपको। एकक सेल ये भी पढ़ रहे थे, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। भाई ये क्लियर नहीं है तो आप इस वीडियो से एग्जिट हो जाइए, ठीक है। जब तक आपको ये दोनों क्लियर नहीं है तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। क्रिस्टल जालक क्या है? ये क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल जालक किन चीज़ों से बना है? जो एकक सेल है ना, वो एकक सेल है, ये छोटा छोटा एकक सेल है, उन सब का एक नियमित तौर पर क्या है यहाँ पर एक रेखा चित्र बना हुआ है। उन्हीं सभी से किससे? एकक सेल से। उन्हीं एकक सेल से क्या बना है आपका? क्रिस्टल जालक बना है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब एकक सेल के मैंने प्रकार बताइए आपको, SCC, FCC, BCC, है कि नहीं। ये सरल है, ये फेशियल है, ये बॉडी वाला है ना। ठीक है, तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तभी आप यहाँ का समझ। अच्छा, हमारा मेन पॉइंट जाते हैं जी। अब इधर मत जाओ, है ना। इधर देखो कि ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला पदार्थ है। तो आप बताओ मुझे किसकी घनत्व ज़्यादा रहेगी, इसकी छोटा वाला की बड़ा वाले की। आपके माइंड में ये जरूर होता लग रहा होगा कि बड़ा वाला घनत्व ज़्यादा होगा, लेकिन घनत्व एक ऐसा चीज़ है यार जो कि, है ना, किसी भी ठोस पदार्थ में ये छोटा रहा है चाहे बड़ा रहा है, इन दोनों में घनत्व क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्लियर है। ये छोटा पदार्थ है, ये बड़ा पदार्थ है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। ये इसमें घनत्व क्या है? सेम रहेगी। अब देखो एकक सेल है, एकक सेल का घनत्व अगर हम लोग निकालते हैं, किसका घनत्व निकालते हैं? एकक सेल का। तो एकक सेल का घनत्व हम लोग अगर निकालते हैं तो वही क्रिस्टल जालक का घनत्व भी निकलेगा, क्योंकि उसी एकक सेल से कौन बना है? क्रिस्टल जालक बना हुआ है। तो ये आप घनत्व के बारे में कुछ आपके जानकारियाँ, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा से जिस सूत्र का यूज़ करने वाले हैं उस सूत्र के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ पहले तो, क्योंकि इस सूत्र को मैं व्युत्पन्न करके अभी दिखाऊंगा और आपको मैं बताता हूँ कि जो हमारा आंसर आना है उसको अगर मैं पहले बताता हूँ तो बहुत ज़्यादा आपको सहायता मिलेगी। तो सबसे पहले देखिए, ये P टाइप से दिख रहा है, वो उसको बोलते हैं हम लोग रो। क्या बोलते हैं? रो। इसी को हम लोग प्रदर्शित करते हैं घनत्व से, ठीक है। एकक सेल का घनत्व, एकक सेल का घनत्व P = ZM/A³ N0 मतलब ये, इसको N0 भी बोलते हैं कई जने, है ना। अपना अपना तरीका बोलने का। N0 बोलते हैं, नॉट मतलब नहीं, ठीक है। N0 N0 कई जने बोलते हैं। NA भी बोलते हैं, ऐसे N और नीचे में A लिख देते हैं, छोटा वाला A, ऐसा बड़ा वाला है जी, ठीक है, उसको छोटे रूप में, है ना। तो ये सूत्र का आपको यूज़ करना है, याद कर लीजिए इसको, अभी से याद कर लीजिए। P नहीं बोलेंगे इसको, रो बोलेंगे, रो बोलते हैं इसको। रो = ZM/A³ N0, अर्थात इसको बोलते हैं एवोगाद्रो संख्या। आप तो जानते होंगे, है ना, 9वीं 10वीं पढ़े होंगे, है ना। तो इसमें किसको क्या बोलते हैं उसको समझिए। ये रो है आपका घनत्व है, P बराबर क्या है? घनत्व। रो बराबर क्या है? घनत्व, ठीक है। Z कौन है? प्रति इकाई सेलों में, प्रति इकाई सेल मतलब एकक सेल, प्रति इकाई सेलों में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। मैंने आपको परमाणुओं की संख्या निकालना सिखाया था, जालक बिंदु की संख्या निकालना सिखाया था ना, वही परमाणुओं की संख्या है, ठीक है। जालक बिंदुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या कह सकते हैं ना, या अवयवों की संख्या। तो ये जेड कौन है? जो जालक बिंदु है या परमाणु है
कोई भी पदार्थ परमाणु से या तो अणु से या तो आयन से बना होता है, ये आपको बताया था मैंने आपको, है ना। और आपको बताया था कि जितने भी क्रिस्टल जालक हैं, क्रिस्टल जालक वो एकक सेल से बना होता है। तो जो एकक सेल है, उस एकक सेल में हम लोग क्या क्या ढूंढना सीखे थे पिछले वीडियो में, कि इस एकक सेल में कितने परमाणु हैं, है ना। तो एसएससी में कितने परमाणु हैं ये आपको अच्छा से याद होना चाहिए। एससीसी में, है ना, कितने जालक बिंदु है, परमाणु है, तो कितने होते हैं, एक होते हैं। अब क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, सब क्लियर है आपको, है ना, पिछले वीडियो में। एफसीसी हमारे पास, है ना, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, है ना, इसमें कितना होता है, और एक होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, है ना। तो ये फेस सेंटर्ड होता है, उसमें क्या होता है, 4 होता है, कितना होता है, 4। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कितना होता है, 2। तो ये है क्या है, परमाणुओं की संख्या। किसकी संख्या है, परमाणुओं की संख्या। ये आपको पहले से क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो बहुत जगह आपको दिक्कतें होंगी, है ना, होगी। तो इस चीज़ को क्लियर करते हैं। देखिए, तो जेड क्लियर हो गया। जेड प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, मतलब जेड सीधी बात है कि कोई भी हम लोग एकक सेल पढ़ रहे हैं, उसमें किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या, या बोल सकते हैं उसके अवयवों की संख्या, या तो अणु की संख्या, ठीक है। लेकिन हम लोग परमाणु के बारे में बात करेंगे तो परमाणुओं की संख्या, ठीक है। एम बराबर क्या होता है ना। एम बराबर होता है मोलर द्रव्यमान। क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, मान जाए कोई पदार्थ बना है ना, या एकक सेल बना हुआ है, वो किसका बना हुआ है, अणु का। मैंने आपको बताया था कोई पदार्थ 3 चीज़ों से बना होता है, एक तो परमाणु, अणु और क्या होता है, आयन। अब मान लीजिए वो अणु से बना होता है, तो इसको बोलेंगे अणुभार, ठीक है ना, अणुभार, ठीक है। सूत्र में तो मैं मोलर द्रव्यमान ही लिखूंगा, है ना, लेकिन आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में है क्या, ये अणुभार लिख देंगे। परमाणु लिखेंगे तो परमाणु भार, हाँ, समझ आया। तो ये मोलर मास कहते हैं, या तो इसको अणुभार लिख सकते हैं, या तो परमाणु भार लिख सकते हैं, ठीक है, अगर परमाणु हो तो, है ना। और अगर सूत्र में डायरेक्टली आपको पता है कि मोलर द्रव्यमान लिखना है तो मोलर द्रव्यमान लिखना है, समझ आया। तो अणु है तो अणुभार लिख सकते हैं, परमाणु है तो परमाणु भार लिख सकते हैं। लेकिन एम बराबर क्या हो जाएगा आपका, मोलर द्रव्यमान। वही चीज समझना आप लोग, परमाणु वाले के लिए मोलर द्रव्यमान परमाणु भार के समान, और अणुभार वाले के लिए मोलर द्रव्यमान है अणुभार के समान, ठीक है। तो ये हो गया जेड और एम के बाद। अब आता है ए त्रिघात। ए मतलब क्या होता है, जो भी कोई ये हमारे पास यूनिट सेल है ना, यूनिट सेल बोले तो एकक सेल। अब एकक सेल में आप चीज़ देखो, इस जगह देखो, ये वाला भाग दिख रहा है, ये वाला 3 तरफ से, है ना, ये सामने का भाग हो गया, या पीछे का भाग हो गया, तो ये 3 तरफ से। तो इधर गया तो वो हो गया चौड़ाई, चौड़ाई को ए से प्रदर्शित करेंगे। इधर गया तो वो लंबाई ए से प्रदर्शित करेंगे। ये इधर गया तो ऊंचाई ए हो गया, ठीक है। मतलब ये कोर है, कोर, 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर। आपको बताया था ना, कोरों की लंबाई भी याद करेंगे हम लोग करके, ठीक है। अब यहाँ पर ये सभी जन तो बराबर बराबर होती है। आप तो जानते हो घड़ी है, घन मतलब क्या होता है, बराबर होता है ना। वर्ग क्या होता है, बराबर। अगर आयत होता तो बात अलग होती है ना। तो इसका मान, इसका मान, इसका मान, कोरों का जो लंबाई है वो भी याद करेंगे हम लोग आगे। यहाँ पर लिखा हूँ मैं कोरों की लंबाई, तो इसी को याद कर रहे हैं, कोरों की लंबाई में, ठीक है। और अभी हम लोग बोल रहे हैं एक 3 है क्या, तो बता दूँ, ये पूरा जो एकक सेल है, इकाई सेल का, उसका क्या है, आयतन ज्ञात करना है। तो 1 कोर, 2 कोर, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों को हम लोग कहेंगे ए स्क्वायर। 3 जने हैं ना, तो ए स्क्वायर बोलता हूँ जी, ए क्यूब, है ना, एक त्रिघात बोलते हैं हम लोग, है ना, हमारे स्कूल में। तो ए त्रिघात, तो क्या होगा कि यही क्या है, इस पूरे एकक सेल का क्या है, आपका आयतन है। क्या है, आयतन, ए त्रिघात, ठीक है। और n0 तो बचपन से जानते हो, ये एवोगाड्रो संख्या है, जिसका मान होता है 6.022 गुणित 10⁻23। इसको 2-3 भी लिखते हैं कई जगह, तो हम लोग 2-3 लिख देंगे, है ना, 10⁻23। तो ये आपको समझ आ गया कि इसी सूत्र का यूज़ करके हमको निकालना है, क्या निकालना है, घनत्व की गणना, कोर की लंबाई। अब देखिए, हर वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तभी तो क्लियर होगा ना, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग इसको कैसे निकालते हैं। तो सीधा पॉइंट में चलेंगे, देखेंगे ध्यान से, है ना। चलिए कुछ जानकारी देता हूँ मैं, है ना। किसी क्रिस्टल का घनत्व, है ना, क्रिस्टल घनत्व मतलब किसका घनत्व, एकक सेल का घनत्व, क्योंकि एकक सेल से क्रिस्टल बना हुआ है। तो किसी क्रिस्टल का घनत्व उसके एकक सेल के घनत्व द्वारा दिया जाता है। सेम वही सिचुएशन, इसको मैं सिस्टमेटिक तौर पे बोल रहा हूँ, है ना। यहीं पास वही बताया कि क्रिस्टल घनत्व है, एकक सेल घनत्व है, लगभग मतलब कहा जाए दोनों का घनत्व सेम है। क्यों, क्योंकि एकक सेल से ही क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है। तो किसी क्रिस्टल का घनत्व उसके इकाई सेल के घनत्व द्वारा दिया जाता है प्रति इकाई सेल के द्रव्यमान, प्रति इकाई सेल के द्रव्यमान मतलब एकक सेल के द्रव्यमान के बारे में बात हो रही है ना। तो प्रति इकाई सेल के द्रव्यमान तथा उसके कुल आयतन के अनुपात को,
अनुपात मतलब बटा इकाई सेल का घनत्व कहते हैं। अब कैसे बोल रहा है यहाँ पर समझिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि घनत्व का सूत्र क्या है। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन। अब हमको चाहिए किसका, एकक सेल का घनत्व चाहिए, एकक सेल का घनत्व चाहिए, है ना। तो ये एकक सेल का घनत्व मतलब क्या होता है कि प्रति इकाई एकक सेल का द्रव्यमान, प्रति इकाई सेल का क्या, इकाई सेल का क्या द्रव्यमान तथा उसके कुल आयतन, तथा उसके कौन सा आयतन, कुल आयतन के अनुपात, के अनुपात मतलब ये बटा अनुपात को इकाई सेल का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए इकाई सेल का घनत्व कब आप माप सकते हैं, है ना, यदि इकाई सेल की कोर लंबाई ज्ञात हो। ठीक है, यदि इकाई सेल की क्या कोर लंबाई, यहाँ पर दिख रहा है ये कोर लंबाई ज्ञात हो। क्रिस्टल संरचना का प्रकार ज्ञात हो। क्रिस्टल संरचना कितने प्रकार होते हैं, मैंने बताया था आपको 4, लेकिन हम लोग 3 का यूज़ करेंगे, SCC, FCC और BCC। ये आपको पता है ना। जस्ट पिछले वीडियो में आपको बता रखी है कि SCC क्या है, सिंपल है ना। और इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अवयवी कणों की संख्या 1, वही परमाणु वही अवयवी कण, ये सब आपको बार बार बता रहा हूँ, है ना। दूसरा FCC बोले तो फलक केंद्रित में कितना होता है, 4। परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4, अर्थात अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 4। BCC ये क्या है आपके पास, इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, अर्थात परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2। ये आपको याद कर लेना है पहले से, ठीक है। हाँ, क्लियर हो गया। तीसरा, तत्व का परमाणु ज्ञात होना चाहिए। तत्व के क्या, परमाणु भार, भाग लिख दिया हमने, परमाणु भार ज्ञात होना चाहिए। तत्व क्या ज्ञात होना चाहिए, अब ये परमाणु भार मतलब क्या, परमाणु द्रव्यमान है ना। परमाणु द्रव्यमान मतलब अब ये तत्व का परमाणु, आप क्या करोगे, तो जो क्रिस्टल है, और क्रिस्टल किससे बना है, इकाई सेल से बना है, तो ये क्रिस्टल किसका क्रिस्टल है, कोई तत्व का तो क्रिस्टल होगा क्या, वो कोई यौगिक का क्रिस्टल होगा क्या, है कि नहीं। कोई परमाणु है और अणु है, तो अणु बनाता है तो यौगिक बनाएगा, परमाणु ही क्या है आपका तत्व है, तो उसी तत्व का क्या ज्ञात होना चाहिए अपने को, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए। जैसे कि सोडियम का मैं निकाल के दिखाऊंगा, या तो ऑक्सीजन का, एक परमाणु का परमाणु भार कितना होता है उसको मैं बताऊंगा। क्लियर है। तो ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको क्या होगा, दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ओके। हाँ, तो यहाँ पर बताया ना मैं, m बराबर क्या है, मोलर द्रव्यमान, तो यही है तत्व का परमाणु भार, ठीक है ना। अगर तत्व है तो परमाणु भार, है ना, मतलब परमाणु है तो परमाणु भार, अणु है तो अणु भार। क्लियर है ना, यही बताया था मैंने मोलर द्रव्यमान के बारे में, ठीक है, ओके। तो ये सब आपको अगर क्लियर हो गया तो चलते हैं हम लोग इसकी समीकरण कैसे निकालते हैं, है ना। तो इकाई सेल का घनत्व बराबर होता है इकाई सेल का द्रव्यमान बटा इकाई सेल का आयतन। इकाई सेल का पूरा आयतन ये है ना, और द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान लगभग किससे संबंधित, भार। तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि लगभग बहुत जगह आपको द्रव्यमान और भार में समानता दिखाई देने बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर दोनों में बहुत ज़्यादा क्या है, अंतर होती है। चलिए, तो इसमें अब हम लोग यहाँ शुरू हो गए हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। इतना पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ये लिखने की जरूरत नहीं तीनों को, ठीक है, यहाँ तक लिखिए। इकाई सेल घनत्व कहते हैं ना, इकाई सेल का घनत्व बराबर इकाई सेल का द्रव्यमान बटा इकाई सेल का आयतन, है ना। अब इकाई सेल का आयतन क्या है बता दो, क्या है आयतन, लंबाई, शुरू में बताया था मैं आयतन क्या है करके, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 3 ठन है अपने पास, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना। क्या बताया था, A3 बताया था आपको, आयतन है ना, यही क्या है, इकाई सेल का क्या है, आयतन है। तो कैसे, देखिए, इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन बराबर कोर लंबाई, 3 कोर है ना अपने पास, 1 2 3 कोर लंबाई, अर्थात 3 कोर है अपने पास, समझ आया, कोर A गुणित कोर B गुणित कोर B नहीं बोलेंगे, A बोलेंगे सबको, है ना, ठीक है। तो ये हो गया, तो कुल मिलाकर क्या हो गया, A त्रिघात, A क्यूब बोलते हैं इसको आप लोग, है ना। अब ये समझ आ गया आपको, ये यहाँ से निकल गया, इसको हम लोग अभी यूज़ करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये इकाई सेल का आयतन समझ आ गया, निकल गया, ठीक है। आगे इकाई सेल का द्रव्यमान, इकाई सेल का द्रव्यमान, है ना। इकाई सेल का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं,
पहले बात करते हैं थोड़ा से आपके बारे में, आपके इकाई द्रव्यमान के बारे में क्या समझ है आपको, है ना। तो इकाई सेल का द्रव्यमान बराबर होता है, देखिए ये पूरा चीज़ आप पढ़ते जाओगे तभी आपको ये सूत्र निकलेगा लास्ट में, है ना। हालांकि पेपर में ये सूत्र व्युत्पन्न कर लगभग नहीं आता है, क्या आता है कि डायरेक्टली घनत्व तो याद करेंगे, लेकिन अभी मैं सूत्र निकाल के दिखा रहा हूँ, है ना, ये एकदम जरूरी है। तो प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या गुणित एक परमाणु का द्रव्यमान, या बोलते हैं यहाँ पर भार, अधिकतर बहुत जगह आपको भार मिलेंगे प्रबोध में, है ना। तो यहाँ पर द्रव्यमान। अब आपको इस चीज़ लिखने से आपको क्या लग रहा है कि इतना लंबा क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है, आएगा। मैंने क्या बोला कि इकाई सेल का घनत्व का सूत्र क्या है, इकाई सेल का द्रव्यमान बटा इकाई सेल का आयतन। तो आयतन क्या है मैंने निकाल के दिखाया, इकाई सेल का आयतन बराबर क्या होता है, कोरों की लंबाई एक क्यूब, तो A3 का ये हो गया, निकल गया। इसको हम लोग रखेंगे कहीं पास, ठीक है। इधर देखिए इकाई सेल का द्रव्यमान, इकाई सेल का द्रव्यमान ये ऊपर में है, इसको निकाल के दिखाते हैं। तो ये इसका मान कैसे निकलता है कि प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, कि जो हमारे पास जो प्राप्त क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में कौन से प्रकार के एकक सेल है, SSC प्रकार के एकक सेल है कि FCC प्रकार के एकक सेल है कि BCC प्रकार के एकक सेल है, ये आपको पहले याद होना चाहिए, है ना। ठीक, उसमें बताया रहेगा कि यह जो क्रिस्टल है वो उसमें SSC प्रकार का क्या है, एकक सेल है। तो प्रति इकाई सेलों में परमाणुओं की संख्या, तो आपको बताया था कि SSC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1, FCC में परमाणुओं की संख्या 4, BCC में परमाणुओं की संख्या 2। क्लियर हो गया, है ना। तो प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, तो इसी को लिखना है ना, गुणित एक परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान नहीं बोल रहा है, एक परमाणु का द्रव्यमान। अभी इस जगह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। देखिए मैं लेता हूँ सोडियम, परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु द्रव्यमान कितना है 23। यहाँ पर लिखा है परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जी, तो आप डायरेक्टली लिखोगे 23 को, गलत। सोडियम 11 परमाणु संख्या है, ये परमाणु द्रव्यमान है, और मैंने लिखा कि एक परमाणु का परमाणु। तो आप बताओ कि सोडियम के एक परमाणु का, कितने परमाणु का, एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान क्या 23 है? नहीं, वो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है ना। सोडियम का एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 23 है, नहीं है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, एक परमाणु का, कितने परमाणु का, एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है ना। तो एक परमाणु के द्रव्यमान के लिए देखिए, ध्यान समझिएगा, इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार देखिए तब समझ आएगा, है ना। तो 11 सोडियम का 23 हो गया ये, है ना। तो ये हो गया सोडियम का परमाणु द्रव्यमान हो गया, लेकिन अपने को सोडियम के एक परमाणु को निकालना है। तो एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है वो मोलर द्रव्यमान बटा एवोगैड्रो संख्या के बराबर, है ना। क्या बताया मैंने, मोलर द्रव्यमान। तो ये परमाणु द्रव्यमान बोल रहे हैं हम लोग, ये वाला परमाणु द्रव्यमान, एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है कि मोलर द्रव्यमान। अब ये मोलर द्रव्यमान में आपका कौन आएगा, ये 23 वाला आएगा, यही परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान है, बताया ना आपको। सोडियम अगर तत्व है तो इसका परमाणु द्रव्यमान है। यहाँ पर मोलर द्रव्यमान के बारे में आपको क्या बताया था मैंने, 3 चीज़ बताया था, 2 चीज़ बताया था। देखो एक चीज़ क्या बताया था, अगर अवयव कौन है, परमाणु है, तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान होगा, मोलर द्रव्यमान का मतलब परमाणु द्रव्यमान होगा, ठीक है, एक, है ना। परमाणु, अगर अवयव क्या हो, परमाणु हो, तो मोलर द्रव्यमान क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान। अगर अवयव अणु है, सोडियम अणु है क्या, परमाणु वाले हैं, है ना, परमाणु वाले हैं, तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान रहेंगे मोलर द्रव्यमान की जगह, है ना। और वह अणु वाला होता है तो अणुभार रहता है यहाँ पर, है कि नहीं, है ना। लेकिन वो जो मोलर द्रव्यमान बोल रहे हैं वो पूरे के पूरे तत्व का है, ना कि तत्व के एक का है,
तो कि एक का निकालेंगे उसका सूत्र यही है, ठीक है। एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान बटा एवोगैड्रो संख्या। तो मोलर मान इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान कितना है इसका, सोडियम का 23 और एवोगैड्रो संख्या 6.023 गुणित 10⁻23 ये है। तो ऐसे में निकलेगा क्या, एक परमाणु का क्या निकलेगा, आपका द्रव्यमान निकलेगा, ठीक है। लेकिन वहाँ तो आपको दिया रहेगा सामने में, है ना। तो ये हो गया, क्लियर है। यहाँ तक चलते हैं 1 2 3 तीनों स्टेप का आपको अच्छा समझना है ना। ये हो गया एक परमाणु का द्रव्यमान, क्लियर हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिएगा कि यदि प्रति इकाई सेल में, यदि प्रति इकाई सेल में, है ना, प्रति इकाई सेल मतलब एकक सेल में परमाणुओं की संख्या को जेड, परमाणुओं की संख्या बताया था मैंने यहाँ पर जेड द्वारा, यहाँ पर देखो प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या जेड, है ना, व परमाणु भार अर्थात मोलर द्रव्यमान, अगर परमाणु है तो, है ना, अर्थात बोलेंगे उसको मोलर द्रव्यमान को एम द्वारा, किसके द्वारा, एम द्वारा, है ना, व कोर की लंबाई को ए द्वारा, ठीक है, परमाणुओं की संख्या को जेड द्वारा, व परमाणु भार को एम द्वारा, मोलर द्रव्यमान को एम द्वारा, व कोरों की लंबाई को ए द्वारा, है ना, तथा आयतन को बोलेंगे, जरूरत नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ, आयतन को ए त्रिघात में दर्शाएंगे लेकिन जरूरत नहीं, चल छोड़ो, है ना। क्यों, क्योंकि कोर को मिलाएंगे तभी तो आयतन बनेगा, है ना। तो कोर की लंबाई को ए द्वारा तथा एवोगाद्रो, इसको हिंदी में एवोगाद्रो बोलते हैं और इंग्लिश में एवोगैड्रो बोलते हैं, एवोगैड्रो संख्या को N0 द्वारा दर्शाया जाए तो, है ना। चल मैं मान लेता हूँ इसको समीकरण 1, ये वाला इकाई सेल का द्रव्यमान, इकाई सेल का आयतन, इसको मान लेता मैं समीकरण 2, इसको मान लेता हूँ समीकरण 3। मानने में क्या जाता है ना, ये सब आपका यूज हो सकता है, ठीक है। ये हो गया, और इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण 4, ठीक, अपने हिसाब से मान लो, है ना। हाँ, तो क्या होगा, समीकरण 1 2 3 4 से, है ना, क्या क्या है, इकाई सेल का घनत्व बराबर, चलो अब समझते हैं, इकाई सेल का द्रव्यमान, इकाई सेल का द्रव्यमान, इकाई सेल का द्रव्यमान का सूत्र क्या है, देखो तो, इकाई सेल के द्रव्यमान का सूत्र क्या है, इकाई सेल का द्रव्यमान का सूत्र क्या है, प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, प्रति इकाई सेल में, प्रति, देखिए इकाई सेल का घनत्व ये यहाँ पर लिखा हूँ मैंने, है ना, लिखा है मैंने, है ना। और इकाई सेल, इसका मतलब क्या होता है, इकाई सेल का द्रव्यमान बटा इकाई सेल का आयतन। तो अभी मैं क्या लिखा हूँ, इकाई सेल का आयतन को लिख रहा हूँ। तो इकाई सेल का आयतन का मतलब क्या होता है, सॉरी यहाँ पास है, इकाई सेल का आयतन का मतलब क्या होता है, प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। तो प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, गुणा, ठीक है, एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। अब आप बोलोगे कि ये एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है भाई, है ना, लाइट ऑफ हो गई, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है, अब यहाँ पर मैं गुना करके लिख दूँ क्या, नहीं, तो भाई यहाँ नीचे आ जाओ, नीचे आओ समीकरण 4 में, यहाँ पर मैं रहता था एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, मोलर द्रव्यमान बटा एवोगाड्रो संख्या, ठीक। तो हम मोलर द्रव्यमान गुणा कर देते हैं यहाँ पर, मोलर द्रव्यमान, और जो एवोगाड्रो संख्या वो तो नीचे आ जाएगा, इस पूरे का नीचे में देखो, है ना। यहाँ पर देखें तो ये हो गया प्रति इकाई सेलों में परमाणुओं की संख्या,
है ना। गुणित क्या है अपने पास, मोलर द्रव्यमान, है ना। और ये क्या है अपने पास है नीचे में, इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन, उसको रहने दो, है ना। और इनके साथ ये गुणा है ना, कौन, मोलर द्रव्यमान बटा कौन, एवोगाड्रो संख्या। क्लियर है ना। तो एवोगाड्रो संख्या सीधी बात यह है कि नीचे में आएगा इसके साथ, है ना, और मोलर द्रव्यमान क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो चलिए अब ये एवोगाड्रो संख्या नीचे कैसे आएगा इसी को थोड़ा देख लेते हैं, है ना। तो ये देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि प्रति इकाई सेल परमाणु की संख्या गुणित मोलर द्रव्यमान बटा एवोगाड्रो संख्या बटा इकाई सेल का आयतन। तो ये जो गुणा है वो इनके साथ नहीं है ना, इनके साथ गुणा नहीं, ये क्या है, केवल क्या है, प्रति इकाई सेल के परमाणु की संख्या, प्रति इकाई सेल परमाणु की संख्या गुणा है क्या है आपका, एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, मोलर द्रव्यमान बटा एवोगाड्रो संख्या। तो ये गुणा है ऊपर इसके साथ है। तो अब ये एवोगाड्रो संख्या इसके साथ कैसे आएगा, तो यही थोड़ा सा हम लोग ये कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, रफ कार्य, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्टली मैं हर चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली लिख दूँ तो कई जन बोलेंगे कि कैसे इसके साथ आ गया, ये उसके साथ गुणा है, ठीक है। तो आप ये समझो कि प्रति इकाई सेल में परमाणु की संख्या को हम लोग मान लेते हैं ए, ठीक है। और इनके साथ गुणा है, कौन गुणा है, बी बटा सी इनके साथ गुणा है ना, ठीक है, ये बीच में है ना। और इनके साथ ये पूरा का पूरा बटा है अपने पास क्या, डी है, माना जाए क्या है, डी। तो क्या करोगे, सबसे पहले ये इनके साथ गुणा करेगा तो क्या बनेगा, ये ए बी बटा सी बटा क्या बचेगा, डी में एक करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो ये 1/d हो जाएगा। तो मैं क्या क्या बोला आपको, प्रति इकाई सेल परमाणु की संख्या को आप मान लो ए, मोलर द्रव्यमान को मान लो आप बी, एवोगाड्रो संख्या को मान लो आप सी, और इकाई सेल का आयतन मान लो आप डी। क्लियर है, एकदम सिंपल सी गणित है ना। तो क्या होगा कि ये ए और बी ये गुणा हो जाएगा, कौन कौन, प्रति इकाई सेल परमाणु की संख्या और मोलर द्रव्यमान, ये गुणा हो गया, ठीक है। तो ये ए बी हो गया, और बटा सी में कौन है अपना, एवोगाड्रो संख्या सी, ठीक है। और बटा आ गया इकाई सेल का आयतन मतलब डी। तो डी का यहाँ पर एक मान लेंगे, ठीक। तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, तो ये ऊपर का गुणा हो जाएगा, तो ये ए बी हो जाएगा, ए बी बटा सी डी, है ना। तो ए कौन है, ए है आपका प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। क्लियर है ना। और बी क्या है, बी आपका क्या है, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। और सी क्या है, सी आपका क्या है, एवोगाड्रो संख्या, ठीक है। और डी क्या है, डी है आपका क्या है, इकाई सेल का आयतन, ठीक है। ये इसको हम लोग डी को शुरू में लिखेंगे तो सी को बाद में लिखेंगे, तो एवोगाड्रो संख्या पीछे आ जाएगा, सीधी बात, और क्या है ना। तो देखो प्रति इकाई सेल परमाणु की संख्या, तो देखिए इकाई सेल के घनत्व को हम लोग प्रदर्शित करते हैं रो से, पी से रो बोलते हैं इसको, ठीक है। और प्रति इकाई सेल परमाणु की संख्या को हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे, प्रति इकाई सेल परमाणुओं की संख्या को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, मैंने शुरू में आपको बताया था किससे प्रदर्शित करेंगे उसको, जेड से, किससे करेंगे, जेड से, ठीक है। और वो जेड से हो गया। और मोलर द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करेंगे, मैंने शुरू में बताया था आपको, एम से। क्लियर है। और इकाई सेल का आयतन को हम लोग प्रदर्शित करेंगे किससे, इकाई सेल के आयतन को हम लोग ए क्यूब से, ठीक है। तो नीचे में क्या आ गया, ए क्यूब आ गया। और लास्ट क्या बचा, एवोगाड्रो संख्या। तो एवोगाड्रो संख्या किससे प्रदर्शित करेंगे हम लोग, एन नॉट से, N0 से। मतलब ये सूत्र कैसा बना, प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या गुणित मोलर द्रव्यमान बटा इकाई सेल का आयतन गुणित एवोगाड्रो संख्या। अब आ गया ना एवोगाड्रो संख्या इसके साथ, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका सूत्र प्राप्त हो गया। इस सूत्र को आप अच्छे से याद रखिए, इसी सूत्र हम लोग आगे पूरा सवाल बनाने वाले हैं। चलिए तो क्वेश्चन में चलते हैं ना। तो आगे पीछे जो चीज़ मैंने आपको बता रखी वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना। जो सूत्र है हमारे पास वो सूत्र आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे कि अपने पास है रो इक्वल टू जेड एम बटा ए क्यूब एन नॉट, अर्थात ये एवोगाड्रो संख्या। और एवोगाड्रो संख्या की मान भी आपको पता होना चाहिए, है ना। और एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि जो SCC सेल है ना, सिंपल सेल है, उसमें जो परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 होती है ना। FCC उसमें कितना होती है, 4 होती है। और BCC में कितना होता है, 2 होता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है आपका जो एकक सेल है, उस एकक सेल का क्या है, एक प्रकार है ना। तो इसी के आधार पर आपको पूरा क्वेश्चन बनेगा। देखिए ध्यान से, हर चीज़ को आपको पहले दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो हम तो है ना, ठीक है। तो अभी हम लोग निकालते हैं फर्स्ट पॉइंट है आपका घनत्व निकालना, है ना। सब निकालना सिखाएंगे अभी, है ना। तो पहला आ गया घनत्व निकालना।
तो किसी धातु, पहले तो आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, ठीक है। कृषि धातु, धातु मतलब अपने पास पदार्थ है, ठीक है, और वो किससे बना हुआ है, परमाणु से। इसके लिए इसका हो जाएगा परमाणु भार कितना, 60। तो किसी धातु की क्रिस्टल संरचना एफसीसी है, जो क्रिस्टल है उसकी संरचना क्या है, एफसीसी, मतलब वो एफसीसी एकक सेल से बना हुआ है, वो क्रिस्टल है वो, है ना। और वो धातु है, और वो किससे, उसका अवयवी कण कौन है, परमाणु है, ठीक है। तो किसी धातु की क्रिस्टल संरचना एफसीसी है, यहाँ परमाणु भार बराबर 60 दिया है। परमाणु भार क्या है, 60। तो आपको बताया था मैंने, ये जेड क्या है, सबको क्लियर किया था। जो इकाई सेल उसमें परमाणुओं की संख्या कौन है, जेड है ना। और ये एम क्या है, एम क्या है, ये क्या है आपका मोलर द्रव्यमान, अर्थात क्या है, परमाणु का भार। अगर परमाणु है तो परमाणु का भार, अणु है तो अणु का भार, ठीक है ना। तो यही है मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान का मान कितना है अपने पास, 60, मतलब एम का मान हमको मिल गया कितना, 60। क्लियर है ना। क्रिस्टल संरचना एफसीसी है, क्या है, एफसीसी। एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। देखिए, तो आपको क्या मिल गया, जेड का मान मिल गया। जेड मतलब क्या है, बताया था मैंने आपको कि प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। तो अपने को जेड का मान निकल गया कितना, 4। ये सब आपको पता होना चाहिए ना पहले से। एवं यूनिट सेल की कोर लंबाई, अच्छा कोर लंबाई ना, तो हमने अभी बताया था आपको, ये यूनिट सेल है ना। इसमें क्या होते हैं, ऐसे कोर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 3 कोर मिलता है, आपको बताया था मैंने, ऐसा एक ऊपर लंबाई, सॉरी एक ऊंचाई, एक लंबाई, एक चौड़ाई, चौड़ाई लंबाई सब तो बराबर ही होता है। तो इसके क्या बोलते हैं, ये कोर बोलते हैं। केवल ए है, उसको कोर बोलेंगे। और पूरा जो हमारे पास इकाई सेल है उसका आयतन बोलेंगे तो ए त्रिघात, आपको बताया था ना, ए क्यूब, है ना। तो ये क्या होला, अभी यूनिट कोर की लंबाई 400 pm है। कितना है, 400 pm। चलो, ये 400 pm क्या है, समझिएगा ध्यान से ना। ए का मान है कितना, pm, 400 pm, पिकोमीटर, है ना। और एक चीज़ और बताता हूँ कि जितने भी सवाल आएंगे उसमें पिकोमीटर, नैनोमीटर, मीटर, ये सब दिए रहेंगे। सबको आपको चेंजेस करना है किसमें, सेंटीमीटर में। किसमें, सेंटीमीटर में। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक ट्रिक देता हूँ, जो कि सब ट्रिक नहीं, एक सूत्र देता हूँ, है ना, मान देता हूँ, जो सब सवाल में लगभग काम आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एक एंगस्ट्रॉन्ग है, एक एंगस्ट्रॉन्ग, तो उसका मतलब होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। एक nm, नैनोमीटर, बराबर होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बदलने के लिए आपको थोड़ा सा कहा जाए सहूलियत होगी यहाँ से, है ना। एक pm, पिकोमीटर, बराबर 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। एक pm बराबर 10⁻12 मीटर भी होता है। तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ तक आप अच्छे से याद करिए, है ना। क्योंकि कई जने क्या होता है, पहले पिकोमीटर उसको मीटर में बदलते हैं, मीटर के बाद सेंटीमीटर बदलते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली सेंटीमीटर में बदलेंगे, है ना। तो देखिए, ये ए का मान मिल गया, है ना। ओके, अब क्या क्या मिला, देखो, पी का मान निकालना है अपने को। अच्छा, इसको पी नहीं बोलेंगे, रो बोलेंगे ना, ठीक है। इसका मान निकालना है अपने को। जेड का मान हमारे पास है, एम का मान भी हमारे पास है। अब एक ए त्रिघात का मान निकालना है। यही थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अच्छा समझना है। ए त्रिघात का मान मैं कैसे निकालूँ। अच्छा, ये देखो, n0 का मान, n0 का मान, इसको मैं एवोगाड्रो संख्या बताऊँ, कहता नहीं है ही, है ना, ठीक है। तो n0 का मान कितना होता है, 6.023 × 10⁻23, ये होता है, आपको पता है ना। कई जगह 0.22 भी बोलते हैं, है ना। अब हमारे पास किसका मान बचा, ए त्रिघात का मान ना, इसका भी निकालेंगे अभी, ठीक है। अब इसका मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए, ए = 400 pm, है ना। तो pm को अगर हम लोग cm में बदलेंगे, तो देखिए हमारे पास एक pm बराबर कितना बताया मैंने, 10⁻8 cm, 10⁻8 cm, है ना। अब यहाँ पर तो चलिए, इस सूत्र को समझने के लिए आपको मैं कुछ यहाँ पर मानक मात्रक देता हूँ, है ना। इसका आपको अच्छा से याद कर लेना है इसको, है ना, ताकि आप जितने भी सवाल है उसमें आप लोग कन्फर्म हो जाए, है ना। तो देखिए, सबसे पहले लेते हैं एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि अपने को पिकोमीटर को ही बदलना है ना, तो ज़रूरत तो पड़ेगी, है ना। तो एक एंगस्ट्रॉन्ग मतलब होता है 10⁻⁸ cm, ठीक है। एक nm, नैनोमीटर, एक nm बराबर होता है आपका 10⁻⁷ 7, है ना,
cm। और एक pm बराबर होता है, पिकोमीटर बराबर होता है 10 घात माइनस 8, सॉरी यहाँ पर 10 घात माइनस 10 है, ये 10 8 नहीं है, ठीक है 10, क्लियर है। और तीसरा हैगा एक pm बराबर क्या होता है 10 घात माइनस 12 m, मीटर है ना। तो मीटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने को, अभी हम लोग cm में चलते हैं, क्लियर है। तो एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, है ना, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। एक pm का 10 की घात माइनस 10 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, अब किसका मान है हमारे पास, जेड का मान है ना, जेड का मान है, एम का मान भी है, ए त्रिघात का मान निकालना है अपने को, ठीक है। अभी ए का मान बचे ना हमारे पास, और एन जीरो का मान तो ये तो है ही, ठीक है, 6.023 गुनी 10 घात 23, ये तो आपको क्लियर है पहले से ना। अब हम लोग चलते हैं ए का मान, तो ए बराबर कितना दिया है 400 pm, तो इसको हम लोग अगर cm में बदलेंगे तो 1 pm का मतलब इतना होता है, तो 400 pm का कितना होगा 400 गुणित 10 घात माइनस 10, ठीक। 1 pm बराबर 10 घात माइनस 10 cm, तो 400 pm बराबर 400 गुणित 10 घात माइनस 10 cm, क्लियर हो गया, इसका मान निकल गया। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा से कि अच्छा इसको और बनाता हूँ आगे, यहाँ से निकल जाएगा आपका 100 निकल जाएगा, है ना, जैसे कि 100 गुणित 4 करेंगे तो 400 आएगा ना, ठीक है। और 10 घात माइनस 10, इसको रहने दो, इसको बनाना मत आप, इसको मैं रफ में बना रहा हूँ, ठीक है, यह तक लिखना आप लोग, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ये 10 हमारे पास जो निकल गया, ठीक है, ये 10 की घात कितना 2, तभी तो 100 होगा, है ना, ठीक है। और ये 10 घात कितना है अपने पास 10 है, तो ये 2 इधर कट गया ना, तो कितना बचा 8 बचा ना, तो ये अपने पास ए का मान कितना हो गया अपने पास 4 गुणित 10 घात कितना माइनस 8, क्लियर हो गया। तो आप लोग इस इतने को मत लिखना, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाना, ठीक है। अब ये तो हो गया 4 गुणित 10 घात माइनस 8 हो गया, क्लियर हो गया ये, है ना। अब हम लोग बात करते हैं एक क्यूब का मान ज्ञात करना है, तो ए त्रिघात, है ना, तो ये क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा भाग है अपने 4 गुणित 10 घात माइनस 8 का है, पूरा का क्या हो जाएगा 3, है ना। तो क्या हो जाएगा ए त्रिघात का मान, है ना, ए क्यूब बोलते हैं जी, मैं त्रिघात बोलता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 का 3 और इसका 8 8 या 24, ठीक है, 8 या 24 मतलब 10 घात माइनस 24, क्लियर, 8 24, हाँ चलो, है ना। ये 4 का 3 कितना हो जाएगा 4 4 16, 16 चौक 64 गुणित 10 घात माइनस 24, क्लियर है। और इस 64 में से फिर एक 10 निकलेगा, आपको तो पता है 64 में एक 10 निकलेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर निकाले ना हम लोग, जैसे 400 में से 100 निकालें तो इसमें 64 में से भी तो एक 10 निकलेगा, एक 10 निकलेगा मतलब क्या हो जाएगा, ये त्रिघात है ना, ये एक 10 निकलेगा मतलब क्या बनेगा, केवल 6 बस बचेगा, 6.4 बचेगा, क्लियर है, 6.4 बचेगा। और क्या बचेगा 10 की घात कितना है आपके पास 22 था क्या, तो एक प्लस में निकला, यहाँ पर माइनस है तो एक कट जाएगा और क्या हो जाएगा 10 की घात कितना हो जाएगा, ये माइनस 23 हो जाएगा। तो ये ए त्रिघात का मान है, ठीक है। अब क्या दिक्कत है आपको, कुछ दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या करना है अपने को, समीकरण में सॉरी जो सूत्र है उस सूत्र में आपको मान रख देना है कि रो इक्वल टू जेड एम अपान ए त्रिघात एवोगैड्रो संख्या, क्लियर। अब क्या करोगे, यहाँ कर दीजिए आप, जेड का मान कितना था 4, है ना, और एम का मान कितना था 60, ये भी क्लियर है। ए का मान कितना है अपने पास 6.4 गुणित 10 घात कितना है माइनस 23, है ना। और क्या है अपने पास एन का मान क्या है 6.023 गुणित 10 घात कितना 23, ठीक है। तो ये सब तो डिटेल नहीं बताया। अब इसको क्या करना है, गुना भागी करना है, तो आप लोग जानते हो कैलकुलेटर उठाना फटाफट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 6 24 240 बटा 6.4 गुणित, ये 6.4 को एक तरफ लिख रहा हूँ, है ना, ठीक है, और 6.023 को एक तरफ लिख रहा हूँ, 6.023, क्लियर है। और आगे 10 घात 23 को यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं माइनस 23, क्लियर है, और गुणित 10 घात प्लस 23, एक जगह लिख दे दोनों को, तो दोनों तो ये प्लस है 23 है, दोनों 23 से कट गया ना, खत्म हो गया। अब 23 को काट के केवल 10 को मत बचा देना, ठीक है, सब कट गया, ठीक है। अब बच गया तो क्या बचा, तो 240 बटा, इसको मैं कर देता हूँ कैलकुलेटर में क्या बोलते हैं गुणा, है ना। और आप लोग जब पेपर में करोगे तो आपको तो पता है आपको ही करना है ना। तो ये आ गया, इसको हम लोग गुना करेंगे, तो हम लोग ऐसे गुना करते हैं 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 बार 6 तिया 18, ऐसे करेंगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो सीधा आपका इसको गुना करोगे तो आपका
अरे यार, भौतिक साधन है उसका उपयोग करिए, ठीक है, ऐसा। और पेपर में तो नहीं कर सकते हैं, आपको पता ही है ना, ठीक है, आपको ही करना है जो भी करना है उसको, क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास हो गया 38.5472 है ना। इसको आप लोग भाग दे दीजिए, है ना, किसके साथ, 240, तो हमको प्राप्त हो रहा है 6.226133। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 6.22 GM प्रति सेंटीमीटर त्रिघात, मतलब ये इसका मात्रक है, आपको पता होगा, है ना। तो ये हमको प्राप्त हुआ, क्लियर है। तो आप परीक्षा में जाओगे तो क्या करोगे, फटाफट इसको धीरे धीरे फटाफट दशमलव को आप गुना करना भाग करना आता होगा, छठी साथी हम सीखे होंगे, ठीक है। तो मेरा एक तरीका बता रहा हूँ आपको, कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसका उत्तर ही आप याद रखो, 6.22 नहीं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रट के रखो करके, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप इसको फिर गुना करते करते बैठोगे तो मेरे को लगता है कि 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना भी मिनट है आपका गया काम से ना। तो इससे अच्छा है कि पुस्तक में जितने उदाहरण आपको दिए हैं उस उदाहरण का लगभग उत्तर आप क्या करो, फटाक से क्या कर ले रहा हो, रट ले रहा हो, है ना। ताकि आप क्या करो, आपको पता है कैसा आने वाला है, तो 6.22 खत्म, ठीक है। अब ये आपका मेंटेन है कि आपको इंटेलिजेंट हो आप, तो क्या करोगे, करो जी, 5 मिनट खर्च करो अपना, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया क्या क्या हुआ करके, ठीक है। अब हम लोग निकालना सीखते हैं आयतन की, क्या बोलते हैं, अभी क्या निकालें, घनत्व निकालें, ठीक है। आगे हम लोग निकालते हैं कोई आयतन मतलब ए त्रिघात का मान, ठीक है। चलिए, तो पहले आप घनत्व निकालना सीख गए हैं ना, ठीक है, सबका एक क्वेश्चन बताऊंगा ना। तो अब हम लोग निकालते हैं आयतन मतलब किसका मान, ए त्रिघात का मान, ठीक है। और देखो यहाँ पर समझिएगा, फिर सूत्र तो आपका पता है, रो इक्वल टू ZM अपान A क्यूब एंड नॉट, एवोगाड्रो संख्या। एक धातु परमाणु भार, देखिए धातु बनाया परमाणु को बनाया हुआ है, ठीक है, ओके। तो एक क्रिस्टल है वो परमाणु का मतलब, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि इसमें सेल का मान आपको भी पता होना चाहिए। जैसे कि SCC में कितना होता है परमाणुओं की संख्या, 1, FCC में 4 और BCC में 2, यह आपको पता है ना। सबसे पहले वीडियो में इसको निकालना सिखाया था आपको। एक धातु की क्रिस्टल संरचना, परमाणु भार दे दिया गया है, सीधी बात तो दिया है, क्या क्या दिया है अपने को, M का मान दे दिया गया है, मोलर द्रव्यमान बोलते हैं उसको, कितना दिया है 50, ओके। कि क्रिस्टल संरचना BBC दिया, BBC में परमाणुओं की संख्या कितना है, 2 है, मतलब Z का मान कितना हो गया, 2। तथा घनत्व मतलब क्या है, रो का मान दिया गया है, इसको D से दर्शाते हैं कई जगह ना, ऐसा मत समझना कि मैं D से नहीं बता रहा हूँ, D से भी दर्शाते हैं उसको, D डेंसिटी घनत्व, ठीक है। तो रो इक्वल टू 5.96 GM प्रति सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये हो गया कितना, 5.96 ना, क्लियर है, ओके। तो उसके इकाई सेल की कोर लंबाई, अच्छा कोर लंबाई भी बोला गया है, चलो ठीक, दोनों सीख जाओगे। फिर आयतन निकालना भी सीखना है। देखो ये आपका क्या है, क्यूब है ना भाई। तो इसमें से क्या करना है अपने को, ये वाला दिख रहा है, ये और ये, तो इसके 3 कोर दिख रहा है आपको। ये ऊंचाई को दर्शाया, ये लंबाई को, ये चौड़ाई को, तो इधर भी जाएंगे तो इधर भी 3 कोर दिखेगा, इधर भी 3 कोर, मतलब क्या होता है, इसके पास लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है ना। तो इसको कोर को किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से प्रदर्शित करेंगे, है ना। और तीनों को जोड़ेंगे ऐसे, लंबाई को नहीं, चौड़ाई, लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई, ठीक है। तो ए क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा आयतन हो जाएगा। तो आयतन तो समझ आ गया, ए त्रिघात का मान निकालना है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया कि इकाई सेल की कोर की लंबाई, केवल कोर की लंबाई याद करना है, एक कोर, कोई भी कोर की करो वही कोर है, ठीक है। तो ए का मान भी याद करना है, अब समझिएगा, ठीक है। तो इस जगह ए का मान भी याद करना है और ये एक त्रिघात का मान भी याद करना है, क्लियर है। अब इस सिचुएशन में देखिए, हाँ चलो, तो सबसे पहले सूत्र हम रख देते हैं हमारे पास, रो इक्वल टू ZM अपान A क्यूब एन नॉट। तो रो का मान कितना दिया गया है, 5.96, ऐसे करते हैं ना, रो को इधर ले आते हैं, सॉरी इसको इधर ले आते हैं। इसको जब इधर ले आएंगे तो हमारे पास जो ये रो है इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका सूत्र कैसे बन जाएगा, A क्यूब इक्वल टू ZM अपान रो एन नॉट, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा आप सूत्र हम रख दीजिए, जो भी मान है ए त्रिघात का मान रख देते हैं। तो ZM का मान कितना, Z का मान कितना था, 2,
गुणित m का मान कितना है 50 बटा घनत्व का मान कितना है 5.96 गुणित इसका एवोगाड्रो संख्या 6.023 गुणित 10 की घात कितना है 23। ये तो है अपने पास, है ना। अब यहाँ निकालेंगे तो देखो हमारे पास क्या क्या निकलेगा। ये हो जाएगा आपका 100 और इतने का निकालते हैं पहले तो, इतने का निकालते हैं, है ना। 5.96 गुणित 5.96 गुणित 6.023 हो गया। इसका आ जाएगा आपके पास 35.89708। लेकिन आप क्या करोगे 35.8 आ गया ना, इतना ही लिख देना आप लोग पेपर में, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, इधर कर लिखना है, ठीक है। ये हो गया इंटू 10⁻23 ये हो गया। अब ये 23 हो गया है ना, ठीक है। अब इस सिचुएशन देखिए कि यहाँ पर ऊपर में 100 है और ये वाला जो भाग है 10⁻23 है, अगर इसको मैं घटाऊंगा तो ये 23 वाला भाग कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, देखो इसको क्या करते हैं हम लोग 10⁻23 है, इसको क्या कैसे लिखते हैं, बटा के नीचे है ना, तो 10⁻1/-23 ऐसे लिखते हैं इसको। 10⁻23 इसको 1/, ये मुख्य वाला है ना, ये मुख्य वाला ऊपर का वाला है, ठीक है। इसके नीचे 1/10⁻23, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में ही रहेगा, ठीक है। ये 1/10⁻23 है तो ऊपर जाएगा तो एक नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो पहले हम लोग इसको कटा लेते हैं, 100 के साथ भाग देते हैं इसको, है ना। और 100 के साथ जब भाग देंगे तब क्या आएगा, देखो ध्यान से, 100 के साथ भाग देना है कितने को, 35.89708, है ना। तो इसको भाग दे दिए तो कितना आया 2.7857, बहुत सारा लंबा है तो 2.87 तक लिखो, ठीक है। और गुणित ये ऊपर चला गया तो क्या गया 10 घात माइनस कितना बचा 23 बचा, क्लियर है। और ये क्या है ए3 घात, क्लियर है ना। चलो पहला आंसर मिल गया अपने को, ये मान निकल गया, ठीक है। क्या बोला मैंने कि इकाई सेल की आयतन की गणना कीजिए, तो आयतन अतः ए क्यूब इक्वल टू इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हमको बात करना है, हमको ए का मान भी निकालना है ना। तो देखो एक त्रिघात है तो इस तरफ भी क्या होगा, इसका पूरे का पूरा त्रिघात होगा ना, है कि नहीं, एक त्रिघात होगा। हाँ चलो एक चीज़ देखें, एक चीज़ आप अच्छा समझना, ए का त्रिघात बराबर ये 2.78 है ना, इसको मैं मान लो जाए दशमलव हटाता हूँ तो बटा करके मेरे को करना पड़ेगा 100, इसको 2 दशमलव, ये सब गणित का नियम है ना, आप लोग जानते हो ना। 2.78 है तो इसको दशमलव हटाना है तो इसको 100 करना पड़ेगा, तो 278 हो जाएगा ये। ऐसे करते हैं कि केवल 2, 7 और दशमलव यहाँ लगाते हैं, 27.8 करते हैं, ठीक है। तो केवल एक ही 10 रहेगा, ठीक है। समझ आए इस जगह का बात, है ना। आप लोग समझते हो कि नहीं समझते मुझे पता नहीं। 2.78 था तो मैंने क्या किया, दशमलव यहाँ से यहाँ ले गया, तो ये हो जाएगा आपका 27.8, है ना। तो 27.8 हो गया, मतलब दशमलव के बाद केवल एक अंक है, मतलब इधर का जो अंक है वो इधर चला गया ना, ठीक है। मतलब ये क्या था 2.78 था, वो क्या हो गया 27.8, तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा 10, तो 10 लिखना पड़ेगा। तो फिर वही सिचुएशन, नीचे में 10 है तो क्या करेगा 1/10⁻1 हो जाएगा ना, 10⁻1। ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻23 है और 10⁻1 है, तो माइनस माइनस है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये एक क्यूब इक्वल टू 27.8 इंटू 10⁻24। अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, है ना, कि यहाँ ये चीज़ देखिएगा, ए का त्रिघात है अपने पास, एक त्रिघात है, ओके। तो ये 27 का है, ऐसे करूँगा मैं 27.8, यहाँ पर 3 डालूंगा क्योंकि यहाँ पर 3 है ना, ए त्रिघात है ना। और इसी तरह इसका भी करूँगा ऐसे ही 10⁻24 3, है नहीं। तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि 3 गुणित 3 गुणित 3,
ऐसे करेंगे तो 3 त्रिक 9, 9 तिया 27। तो ये जो 3 का जो क्यूब है वो 27 से क्या है बराबर है। ये तो आपको पता है, 3 को 3 का गुना करेंगे तब तो है ना, यहाँ पर 3 लगा हुआ है ना। तो ये तो इधर का जो हमारे पास ए का क्यूब है वो तो कट ही जाएगा, मतलब हमको किसका मान निकलेगा, ए का मान निकलेगा, क्योंकि दोनों तरफ लगा दिया ना, इधर भी लगा दिया, मतलब इधर का जो क्यूब है वो इधर चला गया, सीधी बात है ना। नहीं तो आप तो जानते हो मैं कैसा वाला नियम लगाता हूँ जब स्कूल में रहता हूँ, तो ऐसा है त्रिघात, इधर ये 27.8 गुणित 10⁻24 है, तो मैं क्या बोलता हूँ दोनों तरफ लगा दो, तो इधर इधर का कट जाता है, इधर इधर आ जाता है ना। तिलोकचंद दूसरा बोलता है, क्या बोलता है कि ए त्रिघात इसको इस तरफ से हम लोग यहाँ ले जाएंगे करके, ठीक है। तो ये सबका अपना अपना नियम है भाई, है ना। तो आप जो नियम से आप जानते हो, ठीक है। तो ए इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास, ये हो गया, ठीक है। तो ये किसका निकल गया, 3 का ना, 3 का 3 दशमलव अपने पास जो भी आएगा तो 0.4 है ना, ठीक है। इसका है तो 3 ज़्यादा मेन है ना अपना, 0.4 नहीं है, ठीक है। अब इसका क्या होता है, इसका सिचुएशन देखो, 10⁻24 है ना, तो हम लोग ये 3 लिखा है, उसको ऐसे लिखते हैं पता है आपको, 1/3 1/3 1/3 3 8 24 हो गया, तो 10 कितना हो गया -8 हो गया। क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास किसका मान हो गया, ये सेंटीमीटर में मान हो गया, ठीक है। ये किसका मान निकल गया आपको, केवल कोर का मान निकल गया, एक कोर का मान, ठीक है। और इसी तीनों कोर का मान कितना निकल गया, इतना निकलेगा, ठीक है। ये जो शुरू में लिखे थे हम लोग, कहाँ लिखे थे, ये 2.78 गुणित 10⁻23, ठीक है। तो इस तरह से आपको आयतन निकालना आ गया। इसको हम लोग पीएम में भी बदल सकते हो, पीएम बदल सकते हो ना, कि 1 पीएम बराबर क्या होता है, 10⁻−10 सीएम होता है क्या, है नहीं, 10⁻−10 सीएम, तो आप पीएम में बदल सकते हो, ठीक है। तो ए का मान पीएम में लिखना है, ऐसे लिख देना चल जाएगा, लेकिन पीएम में आप करोगे तो 304 तो आएगा ही। कैसा आएगा तो बताता हूँ कि यहाँ पर क्या करोगे आप, 3.04 है अपने पास, ठीक है, और इधर 10⁻8 है, तो 1 पीएम बराबर 10⁻10 होता है, सीएम होता है, ठीक है। तो इतना सीएम बराबर कितना पीएम होगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। क्लियर है, ओके। तो ये हो जाएगा, यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। ये अब हमने निकालना सीख गया क्या, आयतन और क्या निकालना सीखें, कोर की लंबाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना उसको पहले बताता हूँ, है ना। हमको ज्ञात करना है कि जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल किससे बना होता है, एकक सेल। अब आपको क्वेश्चन ही किया है कि एकक सेल का प्रकार बताइए। एकक सेल 3 प्रकार के होते हैं ना, वैसे शुरू में आपको 4 बताया था, लेकिन हम लोग यूज़ कितने करते हैं, 3 का, SCC, FCC और BCC। इसमें परमाणु संख्या 1, इसमें परमाणु संख्या 4, इसमें परमाणु संख्या 2, ठीक। तो अगर परमाणु संख्या 4 आता है तो वो FCC है, परमाणु संख्या 1 आता है, मतलब सीधी बात है, इसमें पूछा गया है परमाणु संख्या कितना है बताओ, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न घुमा दिया है कि क्रिस्टल जालक का संरचना बताइए करके, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में क्या पूछा गया, परमाणु की संख्या बताओ करके, है ना। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान ρ = Zm/A³ N0। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान मतलब किसका मान दिया गया है, हमको दिया गया है m का मान कितना, 96, ठीक। Z का मान ही तो अपने ज्ञात करना है, परमाणु की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तथा घनत्व भी दिया है, ρ का मान भी दिया गया है, 10.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। इसको ऐसे लिखते हैं GM CM, ऐसे सेंटीमीटर त्रिघात, ठीक है। ये हो गया। अब क्या हो गया, Z का मान निकालना है, P का मान हो गया, M का मान भी हो गया, A त्रिघात का मान, ए त्रिघात का मान के लिए अपने को घन की कोर की लंबाई कितना दिया गया है, 314। तो ए का मान कितना गया है, 314 PM दिया गया है। ए में बदलेंगे अभी, चलो अभी बदल देते हैं फटाक से, है ना। तो 1 PM बराबर 10⁻10 CM ऐसा होता है ना। तो 314 PM बराबर 314 गुणित 10⁻10 सेंटीमीटर, ये हो गया, है ना। अगर आप A³ के मान की बात करेंगे, मान लो जाए, है ना, तो आप क्या करोगे, चलिए तो A का मान यहाँ पर निकाल लेते हैं, या तो A का मान इतना ही रख देंगे ऐसे करके, A³ है ना,
ए क्यूब और 314 गुणित 10 की घात क्या है -10 है ना, पूरे का 3 है ना, ए त्रिघात का मान ऐसा हो गया ना। ठीक है, अब सीधा सूत्र है हमारे पास रो इक्वल टू ZM अपान ए क्यूब एन नॉट है ना। तो अभी तो हमको जेड का मान ज्ञात करना है ना, किसका मान ज्ञात करना है, जेड का मान। यहाँ देखो जेड का मान ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे, अब हमको करना पड़ेगा इस जेड का सूत्र बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो रो है ना, पी नहीं है, रो ए क्यूब एन नॉट इक्वल टू ZM, इधर पक्षांतर नहीं होगी जी, इधर भाग तो गुना हो गया, तो P इक्वल टू ए एन नॉट इक्वल टू M को इधर पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा आपका M। ठीक है, तो ये सूत्र बन गया जेड का। तो जेड का सूत्र हो गया रो इक्वल टू ए क्यूब एन नॉट अपान M। क्लियर है, M कौन है ये तो पता है, पूरा मूलद द्रव्यमान है ना। तो जो मान है उसको रख दो आप सूत्र में, P एन नॉट अपान M। क्लियर है, तो जेड इक्वल टू P का मान कितना है हमारे पास, इधर बताया था मैंने आपको 10.3 गुणित ए क्यूब का मान, ए क्यूब का मान हमारे पास ये है 114 गुणित 10 की घात -10 और ये 3 के साथ है ना, और एन नॉट का मान कितना है 6.022 गुणित 10 की घात 23 है ना, और अच्छा ये एम का मान कितना है हमारे पास, द्रव्यमान का मान 96। ठीक है, तो 96 लिख देते हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे, जेड का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 के घात 3 गुणित, इनसे करेंगे तो 314 का ये क्यूब हो जाएगा, और 10 या 30 10 इसका क्यूब हो जाएगा 6.022 गुणित 10 की घात कितना है 23, ऐसा निकल जाएगा आपके पास 96। तो इसको गुना भाग करेंगे घर में बैठ के 1 घंटा, फिर आपको जो मिलेगा उसको मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ अभी, 1 मिनट लगेगा है ना। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर आपका लगभग 1.9899 जब आएगा, लगभग कितना 2। क्लियर है, तो जेड का मान अगर 2 आ रहा है तो देखो SCC का मान कितना होता है, परमाणु की संख्या का मान इतना होता है। ठीक है, FCC में परमाणु की संख्या कितना मान होता है 4, और BCC में क्या होता है, परमाणु की संख्या कितना होता है 2 होता है। क्लियर है, अब क्या करेंगे, अतः क्रिस्टल जालक का संरचना 2 आया मतलब BCC है। ठीक है, ओके, ये आपका सवाल बन गया। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, मान जाए मैं क्या है ए क्यूब का मान निकालना था ना मेरे को, है ना, तो अब इसका ए क्यूब का मान कैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि 314 गुणित, इसको 3 कर देंगे 10 घात 30 कर देंगे, तो पहले इसका निकालोगे तो बहुत सारा निकलेगा है ना। ठीक है, इसका भी निकालोगे तो आप क्या करोगे, बहुत सारे तरीके हैं है ना निकालने के, तो इसको गुना भाग करते करते टाइम भी लगा जाएगा। तो उनमें से मान जाए जितना भी निकलेगा है ना, ये देखो इस जगह मैं थोड़ा तरीका बताता हूँ। यहाँ पर 10 घात कितना है 30 है, इधर 10 घात कितना है 23, तो 23 प्लस में है और ये 30 कितना है माइनस में है। तो क्या करोगे आप, ये 23 तो इधर से कट गया, इधर से 23 कट गया, तो बचे कितना 7। तो इधर कितना बचे अपने पास 10.3 गुणित 314 का 3 गुणित 10 की घात कितना है 7, कितना है 7 है ना, बढ़ गया ना, इंटू 6.022 ये बचा ना, अपान कितना हो जाएगा 96। फिर क्या करोगे, फिर थोड़ा गुना भाग करो इधर, तो इसको गुना करेंगे है ना, तो 10.3, चलो मैं गुना करके डायरेक्टली इसका 3 बार गुना करना है ना 314 को, या तो ऐसे कर सकते हो आप लोग कि चलो डायरेक्टली गुना करते 314 गुणित 314। आपका गणित का अलग अलग ट्रिक्स होते हैं, तो आपको जो ट्रिक्स पता है उनसे आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो 314 का गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ रहा है 3959144 इतना आ रहा है, गुणित 10 घात कितना है 7 गुणित 6.022 इतना आ रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो क्या हो सकता है अपने को भाई नीचे में है ना,
7 जीरो की आवश्यकता है, मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर मैं दशमलव लगाता हूँ, वहाँ दशमलव लगाता हूँ तो कितने 7 जीरो की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब अपने पास 7 10 की आवश्यकता पड़ेगी। तो 7 10 तो हमारे पास यहाँ है, ये कट जाएगा तो बचेगा 3 बस बचेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे 10.3 और इसको गुना उना करोगे तो क्या लगभग 1.98 जो भी आएगा, लेकिन आप 2 लिख देना, ठीक है, क्योंकि 2 ही देखिए मैं अनुपरमाणु को बहुत जगह ना दशमलव को छोड़ दिया हूँ, इसके आधार पर वो 1.94 में जो भी आएगा, लेकिन ना उस अनुपरमाणु इसमें क्या होता है कि 30 95 से बहुत सारा है, ठीक है, इसको करूँगा तो फिक्स आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा, क्लियर है।